सभी को नमस्कार। मैं रजत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण टॉपिक से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि दी गई कहानी को नाटक के रूप में रूपांतरित करने के बारे में हम लोग जानेंगे। बहुत सी कहानियाँ ऐसी लिखी गई हैं जिनको नाटक के रूप में या फिल्म के रूप में रूपांतरित करके नाटक के रूप में अगर रूपांतरित की गई हो तो उनका मंचन किया गया हो, या फिल्म के रूप में तो उसे फिल्माया गया हो। इस तरह से कई बार हुआ है। तो हम लोग छोटे छोटे हिस्से में जानेंगे कि किस तरह से आसानी से किसी कहानी का नाट्य रूपांतरण कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं इनको एक बार पढ़ता चलता हूँ और आपको आवश्यकता है इसके अनुसार समझाता भी चलूँगा। प्रत्येक साहित्यिक विधा का स्वरूप अन्य विधाओं से अलग होता है, लेकिन फिर भी इन विधाओं में आदान प्रदान की प्रक्रिया चलती रहती है। कहानी का नाटक के रूप में रूपांतरण करने से पहले हमें यह जानना होगा कि नाटक और कहानी में क्या अंतर और समानताएं हैं। विधाओं का आदान प्रदान, जैसे कोई कहानी लिखी है उसको नाटक के रूप में, कोई नाटक लिखा है उसको कहानी के रूप में, किसी की आत्मकथा है उसको कहानी के रूप में, या कोई काव्य है उसको गद्य के रूप में। ये सारी चीज़ें आपसी आदान प्रदान हो सकता है। या कोई कहानी है उसको काव्यमय ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है, ये आदान प्रदान है। तो यहाँ पर कहानी का नाटक के रूप में रूपांतरण हम लोग करेंगे से मतलब कैसे किया जाता है ये जानेंगे। ठीक है। कहानी का संबंध लेखक और पाठक से होता है, परंतु नाटक में लेखक, निर्देशक, पात्र, दर्शक, श्रोता एवं अन्य लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जब नाटक की बात होगी तो ये सारे लोग, ये सारे चरित्र कहना उचित नहीं, ये सारी चीज़ें या सारे लोग जो है आपको मिलेंगे या इनकी आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए इसका प्रभाव लोगों के स्मृतियों, यह दृश्य श्रव्य माध्यम होता है या दृश्य श्रव्य विधा होती है। दृश्य श्रव्य यानी इसे देखते भी हैं और सुनते भी हैं, अर्थात दोनों एक साथ चलता है। और जो भी दृश्य श्रव्य माध्यम या विधाएं होगी उनका हमारी स्मृतियों पर गहरा प्रभाव होता है, यानी बहुत समय तक और बहुत अच्छे ढंग से ये चीज़ें याद रहती हैं। इसीलिए लोग नाटक या फिल्म देखना ज़्यादा पसंद करते हैं किताब पढ़ने की तुलना में। कई रचनाओं जैसे गोदान, देवदास, उसने कहा था, सदगति, गोदान और देवदास ये उपन्यास है, उसने कहा था ये कहानी है, और सदगति भी कहानी है, कि नाट्य रूपांतरण अलग अलग स्थानों पर कई बार और कई तरह से हो चुके हैं। फिल्में भी बनी है। कथा साहित्य में मूलतः एक कहानी होती है। कहानी, नाटक और उपन्यास कथा साहित्य के हिस्से हैं। जिसमें कोई एक कहानी हो वो कथा साहित्य कहा जाएगा। तो इस तरह से कहानी भी कथा साहित्य हो गया, नाटक भी, उपन्यास भी हो गया। इसलिए समानता की दृष्टि से देखें तो कहानी और नाटक में सबसे बड़ी समानता क्या है कि ये कथा साहित्य है, यानी दोनों में कहानी निश्चित रूप से होगी। इसके अलावा पात्र, परिवेश, कहानी का क्रमिक विकास, संवाद, द्वंद्व, चरम उत्कर्ष यानी क्लाइमेक्स, ये सब होते हैं। समानता है दोनों में। अगर पूछते कि कहानी और नाटक में क्या समानता है तो ये वाला हिस्सा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं कि नाटक और कहानी के मूल तत्व एक ही हैं, उनके प्रस्तुतिकरण का ढंग अलग है। कहानी को नाटक के रूप में किस तरह से रूपांतरित करें ये जानना है। मतलब अब हम लोग व्यवहारिक पक्ष पे आ रहे हैं। सबसे पहले कहानी की कथा वस्तु को
समय और स्थान के आधार पर विभाजित किया जाता है। कथा वस्तु या कथानक मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ये क्या है? कहानी के घटनाओं का लेखा जोखा है, यानी ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है कि कहानी कैसे होगी। घटनाओं को समय और स्थान के आधार पर अलग अलग करने का उद्देश्य होता है कि एक समय में एक स्थान पर घटित घटनाएं नाटक के एक दृश्य को जन्म देती हैं। यानी उस कहानी में जितनी घटनाएं घटी अगर एक साथ हुई हैं या एक समय यानी तारतम्यता के साथ हुई हैं, तो उनको एक दृश्य के रूप में आप रख सकते हैं, जिससे एक ही दृश्य में आप दर्शकों के समक्ष वो सारी चीज़ें दिखा सकें पात्रों के रूप में, यानी चारित्रिक रूप से, और जो भी प्रस्तुतिकरण करने वाले लोग हैं, नायक और कार्य करने वाले, उसमें ये सारे लोग। दृश्यों को व्यवस्थित करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि क्या वह दृश्य नाटक के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कहानी से नाटक के रूप में रूपांतरित करते समय प्रत्येक दृश्य का नाटक में होना आवश्यक नहीं होता है। यानी अगर आप कहानी में कुछ चीज़ें छोड़ भी देते हैं और नाटक कहानी के मूल उद्देश्यों को प्रस्तुत कर ले रहा है, तो ज़बरदस्ती का उसमें दृश्य जोड़ना ज़रूरी नहीं है जो सब कुछ कहानी में। हाँ, उसकी मूल भावना नष्ट नहीं होनी चाहिए। हमें यह भी ध्यान देना होता है कि प्रत्येक दृश्य एक दूसरे से कथा के अनुसार जुड़े हों। यानी सारे दृश्य, एक से अधिक दृश्य होते हैं नाटक में, हमें पता ही है, तो सारे दृश्य एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। उनका विकास तार्किक रूप में हो। जिस तरह से नाटक प्रारंभ, मध्य और अंत के रूप में विभाजित होता है, उसी तरह से दृश्य भी होता है। यानी कोई दृश्य उठाएंगे तो उसमें भी प्रारंभ होगा, मध्य होगा, अंत होगा, लेकिन दृश्य और पूरे नाटक में अंतर क्या है? दृश्य कई हैं और सारे दृश्य एक दूसरे से भी जुड़े रहते हैं, इसलिए इनके क्रम का ध्यान रखना आवश्यक है। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ बात पहले कह दिया, कुछ बात बाद में कहा, जिससे दर्शक को कुछ समझ में ही न आए। दृश्य कथानक को आगे बढ़ाने के साथ साथ पात्रों और परिवेश को स्थापित करते हैं। जिस तरह से कहानी में होता है, कहानी में चूँकि लेखक बताता चलता है, यहाँ ऐसी कोई संभावना नहीं होती, इसलिए दृश्यों के हिसाब से ही कहानी आगे बढ़ती है। कई बार ऐसा भी होता है कि कहानीकार द्वारा दृश्यों का वर्णन कहानी की परिस्थितियों पर की गई टिप्पणी आदि प्रायः दृश्य में डालना मुश्किल होता है। यानी हो सकता है प्रकृति चित्रण कर रहा हो लेखक कहानी का, अब वो प्रकृति चित्रण मंच पे कितना कर पाएगा व्यक्ति जो निर्देशक है, ये मुश्किल काम है, संभव नहीं है। यहीं पर रूपांतरण करने वाले की प्रतिभा काम में आती है कि मतलब वो किस तरह से रूपांतरित करे कि ये सारी चीज़ें नाटक में आ जाएं। उदाहरण के लिए यदि विवरणात्मक टिप्पणी परिवेश के बारे में हो, यानी किस स्थान पर ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें, तो मान लीजिए पेड़ पौधे का जिक्र हो, प्राकृतिक पर्यावरण का दृश्य हो, या फूल पौधों का दृश्य हो, नदी तालाब का दृश्य हो, इस तरह जो भी हो, तो ये सब कितना कर पाए, ये इसके अलग अलग तरीके होते हैं। परिवेश के बारे में तो मंच सज्जा के अंतर्गत ये चीज़ें हो सकती हैं, या पार्श्व संगीत के माध्यम से। पार्श्व संगीत यानी पीछे से कुछ संगीत दे दिया जिससे पता चल गए कि स्टेशन की चीज का चित्रण है, या प्राकृतिक दृश्य है तो उस तरह से चिड़ियों की चहचहाट या इस तरह से, तो ये पार्श्व संगीत या पार्श्व ध्वनियाँ होंगी। यदि पात्रों के बारे में विवरण दिया है तो उन्हें संवादों के माध्यम, मतलब किसी पात्र की कुछ खास खासियत है तो एक दूसरे के संवाद में भी इन चीज़ों को
दिखाया जा या बताया जा सकता है। संवाद के बारे में भी जाने तो संवाद के बारे में नहीं, मतलब यहाँ पर संवाद का संयोजन कैसे होगा। दृश्य की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने तथा दृश्य के क्रमिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संवाद होना आवश्यक है। यदि कहानीकार ने कहानी में संवाद नहीं डाले हैं, यानी कोई कहानी सीधे वर्णनात्मक हो, उसमें कोई चरित्र एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं बल्कि उनके बारे में बताया जा रहा है, तब संवाद डालने होंगे। लेकिन इसकी सबसे महत्वपूर्ण शर्त है कि संवाद कहानी के मूल संवाद हो। अगर मान लीजिए कि किसी अन्य कहानी जहाँ संवाद थोड़े बहुत हैं, वहाँ पर आप कैसे करेंगे, तो मूल संवादों से मेल खाने हो। ऐसा ना हो कि मूल संवाद कुछ और ढंग से कहे गए हैं और आप कुछ और ढंग से संवाद लिख दें। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके लिखे जाने का 100% औचित्य हो, यानी बेवजह का संवाद नहीं लिखा जाएगा। तीसरी बात ध्यान देने वाली है कि संवाद छोटे होने चाहिए, प्रभावशाली और बोलचाल की भाषा में हो। ऐसा क्यों किया जाता है छोटे संवाद हों? क्योंकि देखिए, जो अभिनेता होता है उसके लिए भी ये मुश्किल काम हो जाएगा अगर बड़े संवाद दिए जाएंगे, तो दर्शकों के लिए भी मुश्किल हो जाएगा और प्रभाव भी समाप्त होगा। नाटक में प्रत्येक पात्र को सामने आना ही होता है। सामने आना यानी उसकी चर्चा हो रही हो तो बात अलग है, नहीं तो अगर कोई पात्र कहानी में प्रभावशाली उसका कुछ वर्णन किया गया है तो उसे तो सामने आना ही होगा। सामने आने से मतलब दर्शक के सामने। और कई बार कहानीकार पात्र के पहनावे, डील डौल, रंग, वेशभूषा के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करता। ऐसी स्थिति में कहानी की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर रूपांतरणकार को निर्णय लेने होते हैं। यह कार्य निर्देशक का भी होता है। कई बार निर्देशक के कार्यों को सुगम बनाने के लिए लेखक संकेत कर सकता है, यानी इसमें निर्देशक और देखिए यहाँ निर्देशक शब्द है, निर्देशक होगा, निर्देशक और लेखक। लेखक से यहाँ मतलब है जो कहानी का रूपांतरण कर रहा है। दोनों का महत्व है। अगर लेखक इस बारे में ध्यान देगा तो निर्देशक की समस्याएं कम हो जाएंगी। उदाहरण के लिए पहलवान की ढोलक कहानी को याद कीजिए। राजा श्यामानंद के वस्त्रों का कोई जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन अगर उसमें राजा को लेकर के आना होगा नाटक में, तो राजा कैसे वस्त्र पहनेगा, राजसी वस्त्र पहनेगा, और किसी खास आयोजन में गया है तो वैसे वस्त्रों का दिखाया जाना आवश्यक है। आजकल संवेदनात्मक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए ध्वनि और प्रकाश व्यवस्था बहुत कारगर है। लेखक और निर्देशक को इसका भी ध्यान रखना चाहिए। अब संवेदनात्मक प्रभाव मतलब अगर किसी पात्र के मन में कोई खास संवेदन हो या कोई खास विचार हो, वो दुखी या प्रसन्न हो रहा है, तो प्रकाश व्यवस्था के हिसाब से किस तरह के प्रकाश मंच पर डाले जाएं जिससे दर्शक को समझ में आ जाए। यदि किसी कहानी में लेखक ने पात्र के मनोभावों का जिक्र किया है तो उसे नाट्य रूपांतरण करना मुश्किल कार्य होता है। ऐसे में पात्र द्वारा स्वगत कथन का उपयोग किया जा सकता है, जिसमें पात्र मंच के कोने में जाकर अपने आप से संवाद बोलता है। अब जैसे नेताजी का चश्मा कहानी आपको याद होगी, उसमें हालदार साहब कई बार जैसे लेखक ने बताया है कि वे सोच रहे थे क्या होगा देश का। अब ये चीज़ तो किसी से जिक्र नहीं किया है, तो इसको कैसे करेंगे?
इसके लिए क्या कहा कि स्वगत कथन, यानी स्वयं ही कुछ कहना बिना किसी व्यक्ति से बोले बात की, वो स्वगत कथन में वो बोल सकता है। मंच के सामने है तो मंच से थोड़ा सा, यानी दर्शकों से मुखातिब होने के बजाय वह दूसरे तरफ जा कर के, यानी यहाँ पे लिख रखा मंच के कोने में जा कर के अपने संवाद बोलता है, जिससे लग जाता है दर्शकों की वह क्या कर रहा है, सोच रहा है। एक और तरीका है, इसके अलावा आजकल वॉइस ओवर का भी प्रयोग किया जाता है, जिसमें पात्र मंच पर तो होता है, वह हाव भाव भी व्यक्त करता है परंतु मुंह से नहीं बोलता, उसकी रिकॉर्डेड आवाज़ दर्शकों को सुनाई जाती है। तो इससे समझ में आ गया होगा कि कौन खास खास बातें हैं जिससे कहानी को नाटक के रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।